नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में आज की वो बड़ी खबरें जिन पर रहेगी हमारी नजर। आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। 5 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की। आज आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। क्या सच आफताब उगलेगा? यह आज सामने आएगा। आज कोऑर्डिनेटर समिति की बैठक भी होगी, इस बारे में भी बात करेंगे। और खबर टोंक से, जहां सर्कुलर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों उठाए जा रहे हैं बताएंगे आपको। कोटा से भी खबर है, जहां मानवता फिर से शर्मसार हुई है। और पैंथर का रेस्क्यू अब तक नहीं हो पाया है। नई टीम भेजी जाएगी पैंथर के रेस्क्यू के लिए, बताएंगे। इस खबर के बारे में भी तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले खबर कोटा से है, जहां एमबीएस अस्पताल में एक महिला करीब 28 घंटे से अपने पति के शव के लिए भूखी प्यासी मोर्चरी के बाहर भटकती नजर आई। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और बाना जिले की पुलिस शव के पोस्टमार्टम करवाने के लिए कोटा रवाना हो गई। दरअसल बाना के चोखाखड़ी गांव निवासी बच्चू सहरिया की एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौत के बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया और बाना के कस्बा थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाना था, लेकिन ना तो अभी कोई पोस्टमार्टम करवाया और न ही महिला को शव सुपुर्द किया गया। हालांकि भूखी प्यासी भटकती महिला के बारे में कुछ लोगों ने सामाजिक संस्था को सूचित किया, जिसके बाद संस्था की ओर से महिला को खाना खिलाया गया। कब मर गए? कल कितने बजे? रात के 2 बजे। हाँ हाँ। अभी तक पुलिस नहीं आई क्या? अरे पोस्टमार्टम नहीं आई, पूछ बिगाड़ी गए, सवेरे कह दिया, सवेरे आगे गए। सुबह से परेशान हो रहे हो आप? अब सवेरे से परेशान हो रहे हैं, भूखे रहे हैं। अब पैसा होते तो कुछ खाना वाना भी खा लेते। खाना भी नहीं खाया आपने अभी तक? 3 टाइम हो गए। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, मामला क्या है पूरा? न्यूज 18 राजस्थान ने तो अपने सामाजिक दायित्व फिर से, सामाजिक सरोकार फिर से निभाए, लेकिन प्रशासन कहां रहा इस दौरान? देखिए, करीब 25 से 30 घंटे पहले, यानी कि एक दिन पहले रात को 2 बजे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बच्चू सहरिया नाम के व्यक्ति, जो चोखाखेड़ी बारा जिले का निवासी है। मौत के बाद सुबह एमबीएस अस्पताल के जो पुलिस कर्मी हैं, उन्होंने स्थानीय पुलिस, जो कस्बा थाना लगता है, वहां सूचित किया कि संदिग्ध अवस्था में संबद्ध किसी चीज का सेवन करने से इस व्यक्ति की मौत हुई और इसके शव का पोस्टमार्टम करवाया जाना है। मामला दर्ज। उन्होंने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई और पूरे दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस का एक भी कोई जवान नजर नहीं आया और दिन भर ये महिला, रात के बाद दिन भर ये महिला भटकती रही अपने पति के शव को लेने के लिए। क्योंकि ये अनपढ़ और ग्रामीण परिवेश की महिला है, जान पहचान भी नहीं थी, इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं पाई और इनके बारे में किसी ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। और देर शाम को भी जब कोई पुलिसकर्मी नहीं आई, भटकती भूखी प्यासी इस महिला के बारे में, हालांकि सामाजिक संस्था ने मदद की, कुछ पैसे दिए, उनको खाना खिलाया, लेकिन ये कहा जा सकता कि 28 घंटे बाद भी खाकी की नींद नहीं जगी और मात्र शव के पोस्टमार्टम तक के लिए नहीं आए। और 28 घंटे के बाद भी अभी भी महिला हालांकि अपने पति के शव का इंतजार कर रही है। हालांकि हमने न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने जब पुलिस अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने आनन फानन में जल्दी आने का आश्वासन दिया और बताया जा रहा है कि अब कुछ जवान यहाँ पहुंच गए हैं और अब थोड़ी देर बाद में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन मानवता फिर से शर्मसार हुई है। खाकी की लापरवाही के चलते 28-30 घंटे बाद भी मृतक के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया। अब जब 12 जिले में इसके शव को पहुंचेगा और अंतिम संस्कार होगा, तब तक शाम तक हो जाएगी। ये कहा जा सकता है कि पुलिस की लापरवाही के चलते मानवता फिर शर्मसार हुई और कोचिंग नगरी में मृतक के शव का इंतजार के लिए एक महिला। शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में बैठक आज होगी। राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटर समिति की ये बैठक होनी है। सीएम गहलोत, डोटासरा, पायलट सहित 35 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस वॉर रूम में सुबह 11:30 पर यह बैठक शुरू होगी। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन होगा। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में अहम बैठक आज राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटर समिति की बैठक होगी। सीएम गहलोत, सचिन पायलट,
गोविंद सिंह डोटासरा सहित 35 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस वॉर रूम में सुबह 11:30 पर यह बैठक शुरू होगी। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 11:30 बजे बैठक होनी है। सचिन, क्या कुछ रहने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही मंथन होगा। इसमें कौन कौन से बड़े नेता प्रमुख चेहरे शामिल होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई बैठक है, समन्वय समिति की बैठक है। और जब समन्वय समिति गठित हुई थी उसके बाद ही पहली बैठक इसकी होने जा रही है। लगभग सभी मंत्री हैं, 3 नेता, 3 दोनों मंत्री शादी जायवाल और महेश जोशी छोड़ थे तो सभी मंत्री इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष है अशोक गहलोत है, मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इसमें शामिल है, जुबेर खान इसमें शामिल है जो कि एआईसीसी में सदस्य है भारत जोड़ो यात्रा समिति के। तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल है जो ये तय करेंगे कि राजस्थान में किस तरह से यात्रा निकाली जाए, किस तरह से यात्रा की तैयारी होगी। तमाम तरह की जो चीजें है उसको फाइनलाइज एक तरह से आज की बैठक में कर दिया जाएगा। बड़ी बैठक होगी, पहली बैठक होने जा रही है, 11:30 बजे शुरू होगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बैठक चलेगी भी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो बैठक के अलावा जो दूसरा पहलू है वो बताना चाहूंगा आपको जी कि राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के बाद पहला ऐसा मौका होगा अगर सचिन पायलट आते हैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी सीवार में पीसीसी ओर से बैठक हुई थी जिसमें सचिन पायलट नहीं पहुंचे थे। तो पहला मौका होगा जब दोनों नेता एक टेबल पे होंगे। दूसरा, इस जो समिति है इसमें प्रभारी को भी शामिल किया गया, यानी जो प्रभारी है राजस्थान की, यानी अजय माकन। हालांकि अजय माकन चिट्ठी लिखकर राजस्थान के प्रभारी से मुक्त होना चाहते हैं, उन्होंने आराकान में चिट्ठी लिख दी, उसमें अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में अभी भी राजस्थान को नया प्रभारी नहीं मिला, अजय माकन ही राजस्थान के प्रभारी है। अगर वो आते हैं तो भी अपने आप में शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के जनाक्रोश आंदोलन को लेकर आज अहम बैठक होनी है। दिसंबर में जनाक्रोश आंदोलन का आगाज होगा। एक तरफ कांग्रेस दिसंबर में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए बैठक कर रही है, तो बीजेपी दिसंबर में ही जनाक्रोश आंदोलन के आगाज के लिए बैठक ले रही है। 200 विधानसभाओं में जनजागरण पार्टी करेगी। कांग्रेस सरकार की नाकामियों की पोल खोलेगी। आज बीजेपी की बैठक में कई नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी दिसंबर के महीने में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश आंदोलन का आगाज करेगी, जिसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं की आज जयपुर में एक बड़ी बैठक होगी। जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी राज्य के सभी 200 विधानसभाओं में जनजागरण करेगी और शहर और कस्बों में 200 रथ दौड़ेंगे और कांग्रेस सरकार की नाकामियों की पोल खोलेंगे, जिसके लिए बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। लोग 27 तारीख को मेगा कॉन्फ्रेंस से इसकी शुरुआत करेंगे और दिसंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी। 17 दिसंबर का वो दिन होगा जब सरकार जश्न मनाएगी और हम पूरे प्रदेश में काला दिन मनाएंगे। 200 रथ होंगे, सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे उनका प्रचार प्रसार होगा, ब्लैक पेपर जारी करेंगे, स्थानीय मुद्दों का संकलन करेंगे। और टोंक से बड़ी खबर है, जिला शिक्षा अधिकारी ने यहां अजीबो गरीब सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में पूछा है कि स्कूलों में कितने मजार और मस्जिद हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने सर्कुलर जारी किया। जिले के स्कूलों में मजार मस्जिद की डिटेल मांगी। विवाद बढ़ा तो बोले सीबीआई की कॉल पर निकाला सर्कुलर। कहा सारा कामकाज छोड़कर यह आदेश जारी किया है। शिक्षा अधिकारी का विवादित सर्कुलर, बड़ी खबर। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह अजीबोगरीब सर्कुलर जारी किया। कहा स्कूलों में कितने मजार और मस्जिद। जिला शिक्षा अधिकारी ने सर्कुलर जारी कर जानकारी मांगी है। जिले के स्कूलों में मजार और मस्जिद की डिटेल मांगी है। विवाद बढ़ा, बोले सीबीआई की कॉल पर सर्कुलर निकाला गया। अलवर जिले के बहरोड में एक प्राइवेट अस्पताल के 28 साल के डॉक्टर मनीष सैनी ने सुसाइड कर ली। डॉक्टर का शव ड्यूटी रूम में पड़ा मिला। डॉक्टर मनीष सैनी ने एक 7 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया और कहा कि मैं अब शराब अधिक पीने लगा हूं, आपके ऊपर बोझ बन सकता हूं, इसलिए सुसाइड कर रहा हूं। मृतक डॉक्टर हरियाणा के फरूख नगर का रहने वाला है, जो करीब 7 महीने से बहरोड अस्पताल में ड्यूटी कर रहा था। बहरोड पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
बारां जिले में फसल खराबे के मुआवजे और बिजली की मांग को लेकर मंगलवार को किसानों की महापंचायत का आयोजन हुआ। छबड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में फसल बीमा क्लेम और फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने सहित किसानों की दूसरी मांगों को लेकर इस महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में न सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश और पंजाब तक के किसानों ने हिस्सा लिया। कई वर्षों से फसल बीमा कटाते आ रहे हैं। फसल खराबे को लेकर किसान महापंचायत बारां जिले में मुआवजे और बिजली की मांग को लेकर ये किसान महापंचायत हुई। छबड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में फसल बीमा क्लेम और फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर इस महापंचायत का आयोजन किया गया। और बात जयपुर में हुए अपहरण कांड की। अब तक पुलिस के हाथ खाली है। पूर्व मंत्री की बेटी को भरे बाजार से अपहरणकर्ता उठा ले गए, लेकिन 36 घंटे बाद भी अभिलाषा जिसका अपहरण हुआ है उसका सुराग नहीं लग पाया है। किडनैपिंग से पहले बेटी ने पिता को फोन भी किया था, कहा था कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। एयरपोर्ट के रास्ते पर अभिलाषा की स्कूटी भी लावारिस हालत में मिली है, लेकिन अब तक अभिलाषा का पता नहीं चल पाया है। बड़ी खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर ग्रहण। पूर्व मंत्री की बेटी भी राजधानी में नहीं है सुरक्षित। माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि और माननीय गृह मंत्री जी से भी करूंगा कि मेरी बेटी को तत्काल आप इसे बरामद करें और ऐसी कोई सेंट्रल मशीनरी भी लगाएं जिससे मेरी बेटी जल्दी से जल्दी बरामद हो। एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में मिली स्कूटी। पुलिस की स्पेशल टीम कर रही है अभिलाषा की तलाश। पूर्व मंत्री की बेटी के अपहरण की खबर से राजधानी जयपुर के लोग हैरान और परेशान हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्य मंत्री गोपाल किशावत की 21 साल की बेटी अभिलाषा किशावत का सोमवार की शाम अपहरण हुआ, उससे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गोपाल किशावत की बेटी अभिलाषा सोमवार की शाम सब्जी लेने गई थी। NRI सर्किल से सब्जी लेने के बाद अभिलाषा ने शाम 6:03 पर पिता को फोन किया था। फोन पर अभिलाषा ने कहा था, कुछ लड़के उनके पीछे पड़े हैं, आप जल्दी यहाँ आ जाओ। 6:03 पर मेरे पास में फोन ये आया कि पापा मेरे पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी है, इसमें 2-3 लड़के हैं और आप जल्दी गाड़ी लेके फटाफट मेरे यहाँ पे आइएगा सब्जी मंडी। तो मैं सब्जी मंडी की तरफ वहाँ गया, तो जब मैंने देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। 6:03 के बाद में बेटी का फोन बंद आ रहा है। उसके बाद मैंने 6:05 पर संबंधित पुलिस थाने के जो इंचार्ज है उनको पूरे घटनाक्रम बताया। NRI सर्किल और उसके आसपास अभिलाषा और उसकी स्कूटी नहीं मिलने के बाद सोमवार की देर शाम ही गोपाल किशावत ने प्रतापनगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। FIR हमने उसकी एप्लीकेशन दी और उसके 3 रोज पहले भी मैंने जो कुछ गाड़ी पर जो हमला हुआ था उसकी भी एप्लीकेशन को दे दी थी। तो उन्होंने सारी चीज करके फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को हम देखते हैं। पूर्व मंत्री की बेटी के सरेआम इस तरह अपहरण से पुलिस वालों के भी होश उड़ गए और उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल स्पेशल टीम का गठन कर दिया और इस मामले की जांच शुरू कर दी। वो यहाँ पर एक डेलीगेशन को ले जाया गया। काफ़ी लोग थे, इनमें 5 लोगों को यहाँ पर मुलाकात के लिए जो है वो भेजा गया है। ये परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना आप किस तरह का आश्वासन आपको मिला है, क्या कहना आप लोगों का बोलिए। आश्वासन सही बन रहा है, लेकिन बच्ची जब तक नहीं आएगी जब तक शांति नहीं मिलेगी लोगों को। पुलिस वालों ने सोमवार की रात ही अभिलाषा की तलाश शुरू कर दी। सोमवार की रात तो पुलिस वालों को अभिलाषा का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मंगलवार को उन्हें एयरपोर्ट रोड से अभिलाषा की स्कूटी लावारिस हालत में मिली है। 15 घंटे का लगभग समय हो गया।
और अभी तक हमने स्कूटी भी हमने हमारे स्तर पर ढूंढी उसको, जो उनकी स्कूटी मिली हमको। कहाँ पे मिली स्कूटी? वो हमको मिली जगतपुरा रोड पे मिली हमको। अच्छा। और वो भी थोड़ी दुर्घटनाग्रस्त हालत में स्कूटी है। आगे स्कूटी को मतलब एक्सीडेंट करके गिराया गया उसको। उस गाड़ी को हमने थाने में सुपुर्द कर दिया, थाने वाले लेकर गए जाकर। NRI सर्किल से लेकर एयरपोर्ट रोड तक जहां अभिलाषा की स्कूटी मिली है, पुलिस वाले इस रास्ते पर लगे हर CCTV की फुटेज खंगाल रहे हैं। साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि अभिलाषा के गायब होने की कोई लिंक मिल सके। पुलिस अपना काम कर रही है और उधर अभिलाषा के गायब होने के बाद से उसके परिवार वाले सदमे और गुस्से में हैं। अपनी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए गोपाल केशावत ने पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उनको मेरे से CID CB से जांच हुई थी और मैंने बताया भी था, लेकिन उन पर कोई न तो पाबंद की कार्रवाई हुई न कार्रवाई की गई। मैंने सुरक्षा तक भी कही थी कि मैं अधिकांशतः जनता के मुद्दों के लिए लड़ता रहता हूं, आंदोलन चलते रहते हैं और राजस्थान में भ्रमण करता हूं। तो मेरे परिवार को भी सुरक्षा की मैंने लिखी थी, मैंने खुद के लिए भी लिखा था, लेकिन मुझे उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है। और अभी 3-1 महीने पहले, 3-3.5 महीने पहले मेरी गाड़ी पर घर जो खड़ी थी, उस गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। उसकी भी मैंने अर्जी पुलिस को दी थी, फुटेज किए थे, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मैं बार बार कहता रहा और अभी 3 रोज पहले भी मैं एप्लीकेशन को दे के आया। गोपाल केशावत के ज्ञापन और उनके साथ साथ परिवार वालों के इस प्रदर्शन के बाद से अभिलाषा केशावत के अपहरण का मामला गरमाया हुआ है और अब पुलिस के सामने उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालने की चुनौती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा के साथ लवली वाधवा की रिपोर्ट। और दौसा से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का सरकार पर प्रहार, भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। जसकौर मीणा ने कहा कि राहुल गांधी को निकालनी चाहिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा। गुर्जर समाज आक्रोशित है, सरकार वादे को पूरा करे। सीएम रोजगार और बेरोजगार में अंतर नहीं जानते हैं क्या? जो परीक्षाएं ठीक से नहीं करवा सकते वो रोजगार क्या देंगे? जसकौर मीणा ने ये तमाम बातें कही। 2023 में राजस्थान में बीजेपी ही आएगी, ये भी जसकौर मीणा ने कह दिया, दावा कर दिया। कहा कि कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये मैं सोचती हूँ कि जो गुर्जर समाज जिस तरह से एग्रेसिव है, तो ये तो राजस्थान की सरकार को सोचना चाहिए कि उनके वायदे पूरे करें। और दूसरी बात है कि जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर एक महापुरुष चल रहे हैं, उनको पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए, ताकि कांग्रेस को जोड़कर वो देश के अंदर विगत 75 साल में जो कुछ उन्होंने अपने कार्यकाल में किया उसका भी उनको जानकारी मिलती। और मैं जोड़ो यात्रा इसीलिए कह रही हूँ कि जोड़ो कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। यदि कोई कार्यकर्ता समाज का कुछ बोलता है तो मैं सोचती हूँ कि वो समाज की उनकी अंतर्वेदना है, उस वेदना को लेकर वो बोलते हैं, तो वो स्वतंत्र है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों मिशन गुजरात पर हैं और गुजरात के संत रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों के बीच जाकर भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। मंगलवार को जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कुबेर सिंह के समर्थन में चुनावी सभा की, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इसके बाद रात में आदिवासी अंचलों का दौरा करते हुए नजर आए। इस दौरान सांसद जसकौर मीणा का आदिवासी अंचलों के लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान तस्वीरों में आदिवासी अंचलों की संस्कृति और अपनापन नजर आया, जिसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा गुजरात की आदिवासी संस्कृति में घुल मिल गए और स्थानीय आदिवासी गीतों पर नाचते हुए नजर आए। कई घंटों तक रात के समय आदिवासी गांवों का दौरा करते हुए नजर आए और आदिवासी लोगों के बीच ही उन्होंने खाना खाया। इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पूरे गुजरात में भाजपा का माहौल दिखाई दे रहा है। आदिवासी भाई बड़ा प्यार दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये वोट देंगे, मत देंगे, समर्थन देंगे। और जब आदिवासी अंचल में इतना प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति है तो मुझे लगता है कि प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है। अब आरसीए दोबारा चुनाव का नोटिस जारी कर चुनावी तारीख का ऐलान करेगा।
आरसीए के मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को चुनाव पर रोक से जुड़ी याचिका का निस्तारण कर दिया। इसके बाद अब आरसीए की ओर से एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी और जल्द ही चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। 4 जिला संघों की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया था कि रामलुभाया को सरकार ने नए जिलों को बनाने की सरकारी कमेटी में शामिल कर रखा है। ऐसे में उन्हें ये लाभ का पद मिला हुआ है। जिला संघों को यह भी आपत्ति थी कि सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव में प्रत्याशी हैं, इसलिए चुनाव अधिकारी रामलुभाया के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके बाद अदालत ने चुनाव पर ठीक एक दिन पहले यानी 29 सितंबर को ही रोक लगा दी थी। वो इलेक्शन ऑफिसर भी जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हुए हैं, सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं जिन्होंने इलेक्शंस कराए हुए हैं। तो उस पर जब कोर्ट को अवगत कराया तो उस पर कहीं भी आपत्ति नजर नहीं आई और कोर्ट ने कहा इस स्लाइड के अंदर हम इस रिट याचिका का निस्तारण कर रहे हैं और आरसीए अब स्वतंत्र है चुनाव कराने के लिए। एक ही मुद्दा था कोर्ट का कि भाई रामलुभाया जी जो हमने इलेक्शन ऑफिसर थे वो सर हमारे गवर्नमेंट के उसमें वो किसी पद पे थे, तो हमने ये कहा कि हम उसको मानते हैं और आगे जो भी जो निर्वाचन अधिकारी के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम नए चुनाव अधिकारी को बना रहे हैं। भरतपुर में धर्मांतरण पर सियासी पारा चढ़ गया है। धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हो गया है। देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ओछी राजनीति ना करे। भरतपुर में 11 जोड़ों ने 22 कसम खाई थी। सामूहिक विवाह में 11 जोड़ों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। दुर्भाग्य यह है कि पिछले 4 वर्षों में इस तरीके की एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं इस सरकार के जरिए, और ये तब होता है कि जब सरकार का मुखिया कमजोर होता है। यथा राजा तथा प्रजा, शासन तभी ठीक चलता है, शासन का इकबाल भी तभी होता है कि जब मुखिया इस बातों को संज्ञान में लेता हो। इस तरीके की शपथ दिलाएं कि हम हिंदू धर्म के अंदर देवताओं को मानने के लिए तैयार नहीं है, पूजा करने के लिए तैयार नहीं है। और वो एक ऐसा वर्ग शपथ दिला रहा है जो बुद्धिशाली भी है, कानून का दायरा भी जानता है और कानून की परिधि के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है ये भी जानता है। सामूहिक विवाह जो समाज के अंदर व्याप्त दहेज प्रथा हो या बेटी जिसके लिए अभिशाप बन जाती है उनके बीच में सामूहिक विवाह करना समाज के अंदर मैं सोचता हूँ कि एक बेहतरीन ही मिसाल है। उसके बाद में कहीं पे इस प्रकार की कोई नजरिया पेश नहीं आया, क्योंकि ना तो हिंदुवादी संगठन पुलिस के सामने आए ना ही कोई दूसरी तरीके से गए। धर्मांतरण तब होता है जब किसी की फोर्सफुली उसे दूसरे धर्म को मानने के लिए बाध्य कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसे अधिकार देता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कहीं पे धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। और दौसा से बड़ी खबर है। 25 साल की महिला के साथ रेप की वारदात हुई है दौसा में। कोलवा थाने में महिला ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। 11 नवंबर की रात 11 बजे की ये वारदात बताई जा रही है। पीड़िता को बाइक पर बैठाकर आरोपी ले गया था, सुबह अस्पताल के पास छोड़कर फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोलवा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर, दौसा से 25 साल की महिला के साथ रेप की वारदात, कोलवा थाने में दर्ज करवाया गया मुकदमा। 11 नवंबर का पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब बात गंभीर रोगों से पीड़ित ऐसे मरीजों की जिनके महंगे इलाज के लिए सरकार की ओर से क्राउड फंडिंग की जाती है, लेकिन क्राउड फंडिंग का सही से प्रचार नहीं होने की वजह से 34 मरीजों के लिए महज 13 लाख रुपए का इंतजाम हो पाया है, जबकि उनके इलाज के लिए कम से कम 25 करोड़ रुपए की दरकार है। बीमारी ऐसी कि जीना मुश्किल हो तो मेरी इतनी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनका सभी का इनका इलाज करवाएं। गरीबी ऐसी कि इलाज असंभव हो। वो सब सबल ऐप नाम का खोल के रख दिया है, हमें हमारे बच्चे का कोई इलाज नहीं किया गया। क्राउड फंडिंग की हो रही कोशिश। सभी लोगों से जो अफोर्ड कर सकते हैं और सभी कंपनियों से अनुरोध है कि वो अपने दान का पैसा, CSR का पैसा इन पेशेंट्स के लिए दें। लेकिन हर कोशिश अब तक है बेअसर। तो क्राउड फंडिंग में अभी तक केवल 10 से 13 लाख रुपए ही हो पाए हैं। दुर्लभ बीमारियां जिनके इलाज में लाखों या करोड़ों का खर्च आता है, वैसी दुर्लभ बीमारियों से इस वक्त राजस्थान में 34 ऐसे लोग ग्रस्त हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। राज्य सरकार ने क्राउड फंडिंग का प्लान बनाया है। क्राउड फंडिंग के लिए राज संबल पोर्टल बनाया गया है।
पोर्टल पर 34 लोगों की बीमारियां और इलाज का जिक्र है। 34 लोगों के इलाज के लिए 25 करोड़ रुपए सालाना चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 13 लाख रुपए का इंतजाम हुआ है। क्राउड फंडिंग को लेकर जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. गुप्ता का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेयर डिजीज को लेकर क्राउड फंडिंग करवाई जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें ये कहा है कि क्राउड फंडिंग से ये फंड जनरेट होना चाहिए, तो क्राउड फंडिंग में अभी तक केवल 10 से 13 लाख रुपए ही हो पाए हैं, किंतु हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशों के बाद जेके लोन अस्पताल ने अपने फंड से भी करीब 1 करोड़ रुपए की मदद की है। हाँ, जो 1 करोड़ रुपया है वो राज्य सरकार के निर्देशानुसार जेके लोन अस्पताल के फंड से दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज संबल पोर्टल पर जो रेयर डिजीज के 34 मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं, उनमें 3 की हालत क्रिटिकल है और इनमें से 8 मरीजों को 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की मदद चाहिए, जबकि ललित सोनी नाम के मरीज के इलाज पर 2 करोड़ 66 लाख रुपए मदद की दरकार है। क्राउड फंडिंग के जरिए भी मदद नहीं मिल पाने की वजह से अब ऐसे मरीजों का हौसला टूटता जा रहा है। वो सब सबल ऐप नाम का खोल के रख दिया है, हमें हमारे बच्चे का कोई इलाज नहीं किया गया है। अभी मैंने जेके लोन वहाँ सचिवालय में भी फ़ोन किया था, वहाँ से 12-10 को भर्ती रखा। बच्चे का बजट भी बनाया गया, 30 लाख का बजट भी बनाया गया था बच्चे का। हमें कहा गया था 30 लाख की दवा मिल जाएगी। यहाँ प्रशासनिक कार्यालय में एक बच्चे को दवा मिल रही है। दिल्ली में एक ही परिवार के 4 लोगों का मर्डर कर दिया गया। बेटे ने बाप, दादी और 2 बहनों को मार डाला। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, धारदार हथियार से चारों को मौत के घाट उतार दिया। एक घर में बरामद हुए 4 लोगों के शव। पुलिस ने हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के पालम इलाके में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजनगर पार्ट 2 के एक घर में 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक एक लड़के ने अपने पिता, 2 बहन और दादी की चाकू से मारकर हत्या कर दी। पुलिस को कल रात करीब 10:30 बजे घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।